तो देखिए एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आ गया है, जिसे सीपीओ और एसआई दोनों एग्जाम में एसएससी 2017 में पूछ लिया था। क्वेश्चन में कहा गया है मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है। ठीक है, अर्थात मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से पुकारा जाता था। तो इसका सही जवाब है मृतकों का टीला। एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की और ध्यान आकर्षित किया गया। ठीक है, तो ये मोहनजोदाड़ो इंडिया के अंदर ही स्थित है। और अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला प्रश्न जो कि एसएससी एमटीएस का है, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। एसएससी एमटीएस 2013 में इसे पूछ लिया गया था। और इस क्वेश्चन के अंतर्गत इम्पोर्टेंट क्या है, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। तो इसका सही जवाब इस 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से सही जवाब ब्रिटेन हो जाता है। ब्रिटेन 19वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। ठीक है, ये SSC HSL 2010 में पूछा गया था और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछने की संभावना है। असहयोग आंदोलन के बाद क्या बना था, CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया था, स्वराज पार्टी बनाई थी। कब, असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक है, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी बनाई गई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, सीपीओ 2007 में आया हुआ है और आगे आने वाले एग्जाम्स में मैं यही नहीं कहता हूँ कि यही प्रश्न आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किस नज़रिए से एसएससी पूछती है, उसके ऊपर फोकस करता हूँ। तो वैसे ही आप लोग क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करें। कहा गया है कि द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है 1919 में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं 1919 ईस्वी के नियम के बारे में। 1919 अधिनियम में द्वैध शासन धारणा तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू की देन थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कारण 1919 ईस्वी के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था अप्रैल 1921 ईस्वी से अप्रैल 1937 ईस्वी तक लागू रही। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडिया सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से, ठीक है, किसने संभव किया। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन 2007 में पूछा गया था। तो इससे पहले क्या था कि जो भारत का रहने वाला है वो सिविल सर्विस कहें तो IAS, PCS और अर्थात सही भाषा में बताएं जितने भी एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है उसमें कोई भी इंडियन भाग नहीं ले सकता था। तो उसके बाद में क्या हुआ, ऐसा संभव करने के लिए लॉर्ड डलहौजी का प्रमुख योगदान रहा।
खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को डलहौजी द्वारा संभव किया गया था। तो आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, जो कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन CGL यानी कॉमन ग्रेजुएशन लेवल 2014 टीयर 1 में इस प्रश्न को पूछ लिया गया था। और ये प्रश्न क्या कहता है और क्या आवश्यक है, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुत्व किस वर्ष में प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब 1958 हो जाता है। 1958 में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, भारत को प्रभुत्व को प्राप्त किया था। एक टाइम था 1 नवंबर 1958 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाह दरबार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा आयोजित किया गया था। इस उद्घोषणा के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? SSC मल्टीटास्किंग, जिसे MTS कहते हैं, MTS 2011 में पूछा गया था। और आगे अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसके न्यू और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो देख लेते हैं। इसका सही जवाब दादा भाई नौरोजी हो जाता है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया। उन्होंने रहनुमाई सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867-68 में की थी। और इसी के साथ साथ रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो अन ब्रिटिश एंड अन, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो इनकी रचना थी, ये काफ़ी बार कई एग्जाम्स में आ चुकी है। धन का अपवाहन सिद्धांत किस प्रस्तुत किया, ठीक है, इन्होंने, जिसमें यह दर्शाया गया कि किस प्रकार भारतीय उन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा है, ठीक है। अर्थात कहें तो ब्रिटिश काल के जितने अधिकारी थे उस समय भारत को किस नज़रिए से लूटा था, क्या किया था, क्या नहीं किया था, यही इनकी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसी रचना के अंतर्गत दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन जो कि मल्टीटास्किंग 2013 के अंतर्गत आया था, वो क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व इसका सही जवाब निकल कर आ जाता है। अनुच्छेद 325 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन तथा राज्य के विधानमंडल सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचन नामावली होगी, जिसके सभी सदस्यों को निर्वाचन में अपनी मत देने का अधिकार होगा। इस प्रकार भारत में आम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये SSC 10+2 लेवल का क्वेश्चन 2013 के अंतर्गत पूछा गया था, ठीक है। तो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है, और इनकी एज की बात करें तो मिनिमम 35 वर्ष की एज होती है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया था वो मैट्रिक स्तरीय लेवल 2008 का आया था, जिसे 10 MTS कहते हैं। MTS में पूछा गया था मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जो मंत्रिपरिषद की बैठक करता है वो प्रधानमंत्री होता है।
मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, क्योंकि वही मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। और अगला क्वेश्चन जो कि सिलेक्शन ऑफ 2005 में पूछा गया था एसएससी में, तो आगे आने वाले एग्जाम्स के में फिर पूछने की संभावना है। तो देखते केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है। तो केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी की बात करें तो मंत्रिमंडल सचिव कौन होता है, मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी मंत्रिमंडल है, जिसे कैबिनेट सचिव कहा जाता है, यही होता है। और अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, आज की क्लास का सबसे वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन होने के नाते इसे कई बार भर भर के एसएससी ने पूछा है। और भाई आगे आने वाले एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन और फिर रिपीट होने की संभावना है, तो इस प्रश्न और इससे रिलेटेड क्वेश्चनों के ऊपर ध्यान दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाता है 65 वर्ष, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं ना 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त 65 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो अगला क्वेश्चन पूछने की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा 2009 के अंतर्गत पूछ लिया गया था। और क्वेश्चन कहता है कि संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह है कौन, ठीक है, कौन है। तो इसका सही जवाब प्रधानमंत्री हो जाता है। और देखते हैं संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहला होता है। हालांकि प्रधानमंत्री चयन बहुमत दल वाले संसद करते हैं, किंतु मंत्रिपरिषद का चयन वह स्वयं करता है। कैबिनेट में सहयोग मंत्रियों के परामर्श पर प्रधानमंत्री ही निर्णय लेता है, इसलिए लॉर्ड मॉर्ले ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। खाद्य फसलों में ये शामिल है। एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न था। और इसका सही जवाब खाद्यान्न दालें, खाद्य तिलहन। आगे देखते हैं खाद्यान्न फलों में दालें, खाद्य तिलहन, पक्का गेहूँ, चावल, आलू, चुकंदर, जौ इत्यादि शामिल होते हैं। और अगले क्वेश्चन में कहता है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित गठन है, ठीक है। ये एसएससी 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा था। तो इसका सही जवाब हो जाता है नीरी। क्या हो जाता है, नीरी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था, नीरी का मतलब होता है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। इसकी स्थापना नागपुर में की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है दो नदियों की जो बीच की भूमि होती है उपजाऊ, उसे क्या कहा जाता है, अर्थात किस नाम से जाना जाता है। एमटीएस 2008 का क्वेश्चन है। तो सही जवाब दोआब हो जाता है, दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। जल विभाजक क्षेत्र वह होता है जो जल के प्रवाह की दिशा को विभाजित करता है। तराई क्षेत्र दलदली मैदान है, जबकि जल संभर जल के संरक्षण और प्रबंधन की एक विधि है। अगला क्वेश्चन कहता है जो कि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है और एमटीएस 2006 में आया हुआ। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75% सेमी कम वर्षा होती है। तो 35%
वो क्षेत्र है जहाँ 75 सेमी कम वर्षा होती है। भारत के मानसूनी वर्षा की अल्पता अथवा अधिकता का सामना करना पड़ता है। भारत देखिए बड़ा देश है, इसमें अल्पता कम और ज़्यादा वर्षा का सामना करना पड़ता है। जब तेज मानसून वर्षा होती है तो उसे निचले क्षेत्रों में जल भराव हो जाता है तथा ऊंचे भागों में मृदा अपरदन हो जाता है। मानसून की अनिश्चितता एक अन्य पहलू है। हमें औसतन 5 वर्षों में एक बार सूखे का सामना करना पड़ता है। देश के 35% भाग पर 75 सेमी से कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है। ये एसएससी ने 2 बार पूछा, 2000 में पूछा और 2008 में भी पूछा था। तो सतलज नदी इसका सही जवाब है। भाखड़ा नागल सतलज नदी पर बना है, जो विश्व के उच्चतम गुरुत्वीय बांध में से एक माना जाता है। अगले प्रश्न कहता है, झूम डैश से संबंधित है। झूम किससे संबंधित है। और ये एसएससी ऑनलाइन सीपीओ में 2017 में पूछा गया। तो स्थानांतरण कृषि, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है। मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों को काटकर उस स्थान को साफ करके बची हुई वनस्पतियों को जलाकर उस स्थान पर जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरीय या झूम कृषि कहते हैं। इस प्रक्रिया में जली हुई पेड़ों व वनस्पतियों की राख उर्वरक का कार्य करती है। साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों तथा लकड़ी के हल आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फलतः सब फसल पूर्णतः प्राकृतिक निर्भर होती है। ऐसी कृषि सारे पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जातियों द्वारा की जाती है। आदिम जाति के जनजाति के जो लोग होते हैं वो जूम की खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी। तो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा न्यूटन ने दी थी। ये क्वेश्चन एसएससी सिलेक्शन 2006 में पूछ लिया गया था। और ये क्वेश्चन एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन भी है। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने यानी आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार गणितीय सूत्र देने की कोशिश जो न्यूटन द्वारा की गई थी, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया था। आइए अगले प्रश्न, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो ब्रेग एक्सपेक्ट्रोमीटर इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रिटिश भौतिक विद सर विलियम हेनरी ब्रेग और उनके पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रेग ने एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य मापने के लिए एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न क्या कहता है, ल्यूमेन एकक है क्या है। सीजीएल 2012 में आया हुआ प्रश्न है। ज्योति फ्लक्स इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। CHSL 2013 में आया हुआ प्रश्न है। और इसका बी ऑप्शन सही है, ताप की खराब शोषक तथा अच्छी परावर्तक, ठीक है। और कैसे होती है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक एवं अच्छी परावर्तक। अर्थात इस क्वेश्चन को समझाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। ये हमारा सूर्य हो जाता है, ठीक है। और ये क्या भाई साहब, ये हमारी हो जाती है, कहाँ गई, ये हमारी हो जाती है टेबल, ठीक है। और जो सूर्य से प्रकाश आता है और ये चिकनी और वाइट सतह है तो ये 90 डिग्री के अंश पर परावर्तित कर देती है, ठीक है। इसीलिए अच्छा परावर्तक मानी जाती है। और आज की क्लास का यही लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको इसी प्रकार के प्रश्न अच्छे लगते हैं और कुछ थोड़ी सी हेल्प आपको मिलती है आपकी परीक्षा को बेहतर बनाने में, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड